नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसमें आपको बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी जाती है, उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 के बारे में कंप्लीट देखने को मिलेगा। कंप्लीट उसमें जितने भी टॉपिक सिखाए गए हैं उसको सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद और मेरी हर बात को सुनने के बाद आपका चैप्टर नंबर 1 100% क्लियर हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो को बहुत जल्दी आगे बढ़ा के ना देखें, बहुत शांति से जिस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं उसको वैसे ही देखें और आपको 1-1.5 घंटे की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का। जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में पहले बात की जाएगी, स्कैरसिटी के बारे में बात की जाएगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात की जाएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में बात की जाएगी, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी बोलते हैं। देन उसके बाद हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, उसको और ज़्यादा इलेबरेट करके देखेंगे। और फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पीपीसी, पीपीएफ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको हम रिवाइज आज के वीडियो में करेंगे। मैं अतुल ठाकुर। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करें और नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। देखिए कितना अच्छा मैसेज है आपके पास यहाँ पे। नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी परिस्थितियाँ कैसी भी हों हमें कभी भी अपना नई चीज़ों को सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और कंटिन्यूस लर्निंग में बने रहना चाहिए। चलिए, जो हमारा इकोनॉमी होती है जिसको हम हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं, वो होता क्या है एक्चुअल में जो हमारा इकोनॉमी है, इकोनॉमी जो वर्ड है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें प्रोवाइड करता है काम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी। यानी जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, कोई वर्क कर सकते हैं और उस वर्क को करने के बाद जो उससे अर्निंग होगी उसकी हेल्प से हम लिविंग स्टैंडर्ड या अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। यानी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को, पीपल्स को, जो प्रोवाइड करता है वर्क, मीन टू वर्क एंड लिविंग। और उसके बेसिस वहाँ से जब वो पैसा कमाएंगे, काम करके कुछ ना कुछ काम पैसा कमाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी इकोनॉमी में। प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो सकती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हो सकती है, टर्शरी एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो इंसान, कोई ह्यूमन बींग अगर इकोनॉमी में वर्क कर रहा है तो इसी तीनों में से किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा और वहाँ से वो अर्निंग करेगा और उस अर्निंग को अपने ऊपर खर्च करेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर खर्च करेगा और उससे अपना लिविंग स्टैंडर्ड या अपनी जीवन यापन को वो करेगा। देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर पिक्चर बनी हुई है, ये किसी मॉल का दृश्य है। अब इस मॉल में हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तो जब वो शॉपिंग करने जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस मॉल में जो एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रहा होगा या एज अ वो अकाउंटेंट वर्क कर रहा होगा, तो उसको वहाँ से वो क्या मिलेगी, वहाँ पे नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे आए हैं उन प्रोडक्ट को भी किसी न किसी ने बनाया होगा तो उसको भी काम मिला होगा। यानी ये इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम नई नई चीज़ों को, जहाँ पे हम वर्क को करते हैं और वर्क को करने से लोगों की अर्निंग होती है, सर्कुलर प्रोसेस चलने लग जाता है। यानी एक व्यक्ति सामान को बनाता है, उसकी वजह से उसको अर्निंग होती है, फिर वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को खरीदता है और जिन चीज़ों को वो खरीदेगा तो उसकी वजह से किसी दूसरे की अर्निंग होगी। तो ये एक सर्कल हमारा चलने लगता है। तो इस फोटो में यही दिखाया गया, इस इमेज में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि एक इकनॉमी इसी तरीके से रन करती है जहाँ पे एक का जो नीड होती है वो दूसरा फुलफ़िल करता है और उसकी हेल्प से उसको जो पैसा मिलता है वो उसको आगे जाके अपनी नीड के लिए यूज़ करता है। यानी एक सर्कुलर प्रोसेस यहाँ पे चलने लगता है। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकनॉमी, किसी भी इकनॉमी में जो वाइटल प्रोसेसेस हैं, यानी कि कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो मेनली 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन।
वर्ड इन्वेस्टमेंट भी यूज़ हो सकता है और कैपिटल फॉर्मेशन भी यूज़ हो सकता है। जैसे जो जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन से हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन का मतलब है कि जब जब हम कोई रॉ मटेरियल लेंगे और रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में लगाएंगे और उसकी वजह से कुछ चीज़ नई बनेगी और उसको हम फिनिश्ड करके मार्केट में सेल करेंगे। तो ये हो गया, हम यहाँ पे रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स से बदलते हुए फिनिश्ड गुड्स में चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसकी पूरी होल प्रॉपर्टी रॉ मटेरियल की चेंज होती है। तो ये हमारा प्रोडक्शन है, ये एक एक्टिविटी होती है इकोनॉमी में। दूसरी एक्टिविटी है कंजप्शन करना, यानी कोई प्रोडक्ट है, हमें नीड है उस प्रोडक्ट की, हमने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया और उसको कंज्यूम किया, तो ये भी एक इकोनॉमी में एक्टिविटी है। थर्ड है इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब है जिस स्टैंडर्ड पे आप लास्ट ईयर थे उस स्टैंडर्ड से उससे ज़्यादा आपने इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी। एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। मान लीजिए आपने जब कंपनी इस साल के शुरू में स्टार्ट की तो उस टाइम पे आपके पास 3 मशीनें थी और आपने जब इस साल के एंड में देखा तो आपके पास 5 मशीन्स थी। तो इस ईयर में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया या कितना कैपिटल फॉर्मेशन किया, तो उसको हम बोलेंगे 2 मशीन्स का हमने कैपिटल फॉर्मेशन किया। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसको हम वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी भी कहते हैं। 3 मेनली ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अब जो एक टॉपिक है या एक मेन इसमें हमें समझ में आना चाहिए कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं। द मेन रीज़न फॉर स्टडी इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ वर्ड स्कैरसिटी। जब हम बात करते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र को हमने पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, तो हमें सिर्फ एक वर्ड मिलता है स्कैरसिटी, कि हमें हर चीज़ की स्कैरसिटी है। हमेशा इकोनॉमिक्स में या हम अपने आप को देखें तो हर चीज़ की हमारे पास स्कैरसिटी रहती है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको स्कैर बोल रहे हैं, कब किसी चीज़ को स्कैर बोलेंगे, तो उसको हम आगे देखते हैं। स्कैरसिटी का मेनली मीनिंग ये है कि जब हमारी डिमांड किसी चीज़ के लिए ज़्यादा हो और कंपैरेटिवली उसकी सप्लाई, उस कमोडिटी की या उस सर्विसेज की सप्लाई कम हो। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू देयर सप्लाई, तो इट मीन्स कि उस कमोडिटी की, उस सर्विसेज की यहाँ पे क्या है, स्कैरसिटी है। देखिए, स्कैरसिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, यानी वही बात बताई गई है यहाँ पे कि स्कैरसिटी का मतलब है कि लिमिटेशन टू ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई कम है किसके कंपैरिजन में, डिमांड के कंपैरिजन में। किसी भी कमोडिटी की सप्लाई कम है इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस कमोडिटी को हम क्या बोलेंगे, स्कैर बोलेंगे। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम शो किया गया है इसको देखेंगे। देखिए, वी वांट, हम हमेशा चाहते क्या है, हमारी जो इच्छाएं हैं फूड के लिए, फन के लिए, ट्रैवल करने के लिए, होम खरीदने के लिए या होम्स परचेज़ करने के लिए, कार परचेज़ करने के लिए, ड्रग्स के लिए, ज्वेलरीज के लिए, इट मीन्स क्या, जो ह्यूमन वांट्स हैं ये सारी हमारी वांट्स हैं। ये जितनी भी यहाँ पे बोली गई हैं ये सारी की सारी हमारी क्या हैं, वांट्स हैं। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, वांट्स होती हैं। इन सभी को, ये हमारी सारी वांट्स हैं। ये सारी वांट्स कैसी हैं, इन्फिनिटी हैं, यानी ह्यूमन बीइंग की जो डिमांड्स होती हैं वो इन्फिनिटी होती है। लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है और टाइम है, उसको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज और टाइम है वो कैसा है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, वो हमारे पास कम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा साइड जो है वो जिसको हम बोलेंगे कि उसमें ज़्यादा वेट है, तो वेट है हमारी डिज़ायर्स में, हमारी वांट्स में, यानी कि हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज एंड उसको पूरा करने के लिए हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इसीलिए हमारा जो लिमिटलेस ह्यूमन वांट्स हैं वो हमेशा एक्सीड रहती है, यानी कि इट मीन्स क्या, डिमांड हमेशा हमारी ज़्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू देयर सप्लाई। इट मीन्स हर चीज़ की हमारी इकोनॉमी में या हर चीज़ की हमें हमेशा स्कैरसिटी बनी ही रहती है। चलिए, होप सो आपको अभी तक की टॉपिक समझ में आ रहा हो। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सारा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इसमें ये बताया गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इसमें ये बताया गया है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले तो है क्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे। ये क्या है ये कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। किस चीज़ की समस्या है? चॉइस की। चॉइस की ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जिसमें हम इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम करते क्या हैं? इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हम सेटिस्फाई करते हैं अनलिमिटेड वांट्स को। अनलिमिटेड जो इंसान की अनिश्चित इच्छाएं होती हैं, हम उसको यहाँ पे क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और किसकी हेल्प से हम यूज़ के किस चीज़ का करेंगे? अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए हम यूज़ करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज को, और ऐसे रिसोर्सेज जिनका ऑल्टरनेटिव यूजेस हो। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस को हम यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम में हमें क्या है कि हम सेटिस्फाई करते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, और ऐसे रिसोर्सेज जिनका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। यानी एक रिसोर्स है हमारा, जैसे मिल्क है, मान लीजिए हमारे पास कोई रिसोर्स है, अब उसको हम ड्रिंक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, टी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या कॉफ़ी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसका अनलिमिटेड यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम ओरिजिनेट होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मेनली रीज़न क्या है? उसके रीज़न है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब अब हमें पता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सप्लाई एक्सेस होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है, सॉरी रिवर्स करेंगे इसे, सप्लाई हमारे पास कम होती है इन कंपैरिजन टू देयर डिमांड। तो हम कहते हैं कि रिसोर्स जो है वो हमारा स्केयर है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, इसलिए ये सेकंड रीज़न है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का। थर्ड जो रीज़न है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस, यानी हम जिस कमोडिटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कोई एक यूज़ नहीं है, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये रीज़न होता है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है हमारा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, या इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक एक सामाजिक विज्ञान है विच स्टडी द वे अ सोसाइटी चूज टू यूज़ इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें कोई भी जो सोसाइटी है वो ये चूज़ करती है कि जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज जो वो रिसोर्सेज हैं उनके यूजेस भी कैसे ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और उन ऑल्टरनेटिव यूजेस होने के बावजूद उनसे हमें कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना है। यानी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी क्या है कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं हमें उनको यूज़ करना है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, और जो गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी उस गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ये इसी चीज़ की स्टडी हमारी इकोनॉमिक्स कही जाती है। यानी इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जो हमें ये बताता है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उन रिसोर्सेज का यूज़ जब हम प्रोडक्शन करने के लिए करेंगे, और उसकी प्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास कमोडिटी बन के आएगी उसको हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करें ताकि हमारा जो वेलफेयर है वो मैक्सिमम हो पाए। यही हमारा इकोनॉमिक्स है। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखेंगे मीनिंग क्या है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है विद व्हाट इज़ एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड। यानी कि है क्या एक्चुअल में सिचुएशन, और किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है उनको हम सॉल्व आउट करते हैं।
तो वो होता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि हम नॉर्मेटिव में बात करते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हम किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना चाहिए था, यानी ये ऑट टू बी की बात कर रहा है, किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना चाहिए था, हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। और एक्चुअल में हम कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात करते हैं। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा से, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसको हम एक्चुअल डाटा से वेरीफाई नहीं कर सकते। जो हमारा पर्पस होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, इट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का हमारा मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन, सच्चाई, यानी कि सच में जो बात चल रही है इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जो रियल सिचुएशन चल रही है उसको हम बताएं, तो हम बात करते हैं उस टाइम पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की। लेकिन जब कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन, जब हम सजेशन देने की बात करते हैं, यानी कि देश की इकोनॉमी में ऐसा नहीं होना चाहिए था बल्कि होना कैसा चाहिए था, जब हम इस तरीके के स्टेटमेंट्स पे डिस्कशन करते हैं तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं उस टाइम पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। इस बात को जब हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो हमें ज़्यादा यहाँ पे समझ में आएगा। वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इट इज़ न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स। ये किसी तरीके की वैल्यू जजमेंट नहीं देता क्योंकि ये तो रियल डाटा पे बात करता है, एक्चुअल फैक्ट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारा वैल्यू जजमेंट पे बात करता है। आइए इसके एग्जाम्पल एक बार देख लें। जिसके एग्जाम्पल्स हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्टिन्यूसली राइजिंग, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में प्राइजेस जो हैं वो लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये हो गया हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, और अगर सच्चाई नहीं है तो भी हम इसको रियल डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं। भाई हम ये तो देख ही सकते हैं कि क्या कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो भी हमें पता चल जाएगा, अगर नहीं कर रहे होंगे हमें तब भी पता चल जाएगा, यानी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मेटिव क्या कहता है, इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यानी वही बात कह दी कि क्या होना चाहिए, इंडिया को ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिसकी वजह से जो बढ़ता हुआ प्राइस है उसको रोका जा सके। तो क्या करना चाहिए जब हम ऐसी बात करते हैं, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। सेकंड एग्जांपल है, देयर आर इनइक्वालिटी इन इनकम इन आवर इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में क्या है, इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा, और ये एक्चुअल बात है। अगर नहीं है तो उसको वेरीफाई कर लो। लेकिन नॉर्मेटिव क्या बोलता है कि इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। जो इनकम में इनइक्वालिटी है उसको हमें ज़रूर कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातों को क्या करना चाहिए, जब ऐसी बातें होती हैं तो ये हमारी नॉर्मेटिव होती हैं, और क्या एक्चुअल सिचुएशन है या उसको हम रियल डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम उस टाइम पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एक पिक्चर लगाई गई है आप लोगों के समझने के लिए। जैसे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इज़, वाज, विल बी, जबकि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है उसमें वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ऑट टू, शुड। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन प्राइस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेजेस, यानी कि जब कीमतें बढ़ती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उस टाइम पे जो लोग हैं वो अपने, जो पीपल्स हैं वो अपनी परचेजेस को डिले करते हैं। भाई आज नहीं खरीदेंगे, जब सामान सस्ता हो जाएगा उस टाइम पे खरीदेंगे, अगर वो प्रोडक्ट आपकी नेसेसिटी का नहीं है तो। लेकिन नॉर्मेटिव में क्या बात की जा रही है, ऑरेंजेस इज बेटर देन ग्रेप्स, बेटर देन ग्रेप्स, ऑरेंजेस इज बेटर देन ग्रेप्स, तो ऑरेंजेस बेटर है ग्रेप्स से। ये इस तरीके से बात की जाती है। जब हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे, परचेजेस डिले की जाएगी, इस बात को प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं या फिर कुछ कस्टमर्स से, कंज्यूमर्स से हम बात भी कर सकते हैं। लेकिन ऑरेंज इज़ बेटर देन ग्रेप्स, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। कनेक्ट कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में बात करता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। डिस्क्रिप्टिव होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स होता है। टेल यू व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, जबकि हमारा
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिकमेंडेशन पे बेस्ड होता है, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता। टेल यू, शुड बी, हैव बीन, पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव टर्म्स के बारे में बात की जाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। चलिए, होप सो आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमारी ये रिवीजन वीडियो चल रही है इसीलिए मैं थोड़ा सा टॉपिक तेज लेके चल रहा हूँ। अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को अलग से बहुत आराम से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखते हैं इसमें। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस का। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर एक डायग्राम है जहाँ से हमें काफ़ी हद तक बात क्लियर हो जाएगी। जो मैक्रो होता है वो हमारा होल सर्कल है, पूरे सर्कल की बात की गई है तो उसमें एरो बना के लिखा हुआ है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब हम पूरी टोटल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, होल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, तो दैट इज आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पर्टिकुलर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि इसमें स्मॉल सर्कल्स बनाए गए हैं और उस स्मॉल सर्कल को हम लिख रहे हैं यहाँ पे एरो बना के, दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी जब हम होल इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सिंगल यूनिट के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। मीनिंग के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। वही बात अभी जो हमने डिस्कस की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट को डिस्कस करता है किसी इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल यूनिट है वो कंज्यूमर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई एक सिंगल फॉर्म हो सकती है। जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब हम एग्रीगेट होल इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जो टूल्स हैं हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के, वो टूल्स हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई। जबकि जो टूल्स हैं हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, वो टूल्स हैं हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं मार्केट में, जिस चीज़ की डिमांड और सप्लाई है उसका प्राइस निश्चित हो पाए, उसका प्राइस डिसाइड हो पाए। या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोला जाता है, उसके प्राइजेस सेट हो पाए, डिसाइड हो पाए, तो वो विद द हेल्प ऑफ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से करते हैं। ये आपको जब जैसे जैसे हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको ये बातें जल्दी से समझ में आती जाएंगी। जबकि जो मेनली हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो एम है स्टडी का, वो एम है हमारा टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल किस तरीके से हम इकोनॉमी में डिसाइड करें, वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव होता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जैसे इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लेते हैं क्योंकि पर्टिकुलर सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं, जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री ऑफ एग्रीगेशन लेते हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे बात करता है, इसलिए यहाँ पे एग्रीगेट बातों को लेके चलना पड़ता है, ऑन एन अप्रॉक्स बातों को लेके चलना पड़ता है। जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम फैक्ट्स पे बात करें, जो रियल सिचुएशन हो उसके ऊपर हम बात करें। बेसिक एजम्पशंस क्या है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानेंगे। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा, सेविंग एंड कंजप्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। जबकि हम जब मैक्रो पे बात करेंगे तो माइक्रो कॉन्सेप्ट्स को कांस्टेंट लेके चलेंगे। माइक्रो कॉन्सेप्ट जैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्राइस, जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उसका प्राइस में किसी तरीके का चेंजेस नहीं आ रहे, यानी हम एक सिंगल यूनिट के प्राइस की को कांस्टेंट लेंगे, यानी कि माइक्रो को कांस्टेंट लेंगे। सिंपल सी बात है, जब माइक्रो की स्टडी मैक्रो के टर्म्स कांस्टेंट, मैक्रो की स्टडी माइक्रो के टर्म्स कांस्टेंट। जो अदर नेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, जो अदर नेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। अदर नेम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट माइक्रो इकोनॉमिक्स का, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स का। होप सो आपको वीडियो अभी तक की पूरी समझ में आ रही होगी, सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप निश्चिंत होकर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने का प्रयास करूँगा। देखिए अब इसमें एक बहुत सुंदर यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी भी इकोनॉमी में, गवर्नमेंट भी लगी हुई है,
इंडिविजुअल प्राइवेट शेयर होल्डर्स भी लगे हुए हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी लगे हुए हैं। वो उनकी सबकी कोशिश क्या है कि इकोनॉमी ऊपर बढ़ती चली जाए, इकोनॉमी लगातार कांस्टेंट कॉन्टिन्यूस इंक्रीज करे। लेकिन इसी के बीच में हमारी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं जो तीन है हमारी बेसिकली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे एक राइट साइड और डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये बताया गया है, अभी जो हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रीज़न क्या होते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रीजंस थे हमारे अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड थर्ड था यहाँ पे हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है। अब जब रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी हम गुड्स कौन सी बनाएं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं। ये तीन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के नाम से जानी जाती है। देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में जो प्रॉब्लम है उसमें हम बात करते हैं कि हम कौन सी कमोडिटी को बनाएं। भाई मार्केट में क्या सिचुएशन है, किस चीज़ की डिमांड की जा रही है मार्केट में, या कि क्या हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, उसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनानी है जैसे ब्रेड एंड बटर बनाना है, या हमें वॉर टाइम्स की गुड्स बनानी है जैसे हमें टैंक्स बनाने हैं, फायर के लिए हमें गन्स बनानी है, या फिर हमें कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनानी है यानी मशीनें वगैरह ज़्यादा बनानी है। यानी मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है हम उसको स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है ये देखेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं बना सकते जिसका रीज़न है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए हमें चॉइस करनी होगी व्हाट टू प्रोड्यूस। जब हम व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करते हैं तो उसमें एक और डिसीजन लेते हैं कि हम कितनी क्वांटिटी में भी बनाएं, क्योंकि हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी नहीं बना सकते क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी वांट्स अनलिमिटेड वांट्स। जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, तो हम कितनी प्रोडक्ट बनाएंगे, संख्या उसकी क्या रहने वाली है वो भी हमें यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कौन सी गुड्स बनाएं और साथ में कितनी बनाएं, ये व्हाट टू प्रोड्यूस में हम डिसीजन लेते हैं। जो सेकंड है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, वो हमारा टेक्निक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, टेक्निक से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है। यानी हम उसमें ये देखते हैं कि हम गुड्स को बनाएं कैसे, क्या उसमें हम लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करें या हम उसमें कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करें। अगर हम उसमें लेबर्स का या ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस कॉमोडिटी को हम बोलेंगे या उस प्रोडक्शन को बोलेंगे लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में लेबर्स का यूज़ किया है। अगर हम कैपिटल का यूज़ करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल का यूज़ किया है। अब कोई भी इकोनॉमी किस तरीके की गुड्स बनाएगी, लेबर इंटेंसिव बनाएगी या कैपिटल इंटेंसिव बनाएगी, ये डिपेंड करता है कि उस देश में लेबर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं या नहीं। अगर ज़्यादा लेबर अवेलेबल होंगे जैसे इंडिया है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पुअर पीपल्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा आसानी से वर्कर्स यहाँ पे काम करने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना फ़ायदेमंद रहेगा। जबकि जो डेवलप्ड नेशन है जहाँ पे मशीनें ज़्यादा आसानी से मिल सकती हैं जबकि लेबर्स बहुत मुश्किल से मिल सकते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करना रहेगा। जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी उसकी हेल्प से कुछ लोगों को इनकम हुई होगी, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में यही बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि हम किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए हम बना रहे हैं। जो गुड्स कोई एक इंसान प्रोडक्शन में लगा हुआ है वो केवल, मान लीजिए कोई बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है तो वो केवल बिस्किट नहीं कंज्यूम करेगा, वो तो उस बिस्किट की फैक्ट्री में काम करके पैसा कमाएगा और उसके बाद उस पैसे का यूज़ करेगा अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए उसको यूज़ करेगा। तो हम फॉर होम टू प्रोड्यूस में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ उसके बाद लोगों को उनके काम के हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये बेसिकली हमारी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। देखिए अभी तक हमने एक तरीके से आप मान सकते हैं कि 1/3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, और जो जितना भी आपको मैंने बातें बताई हैं होप सो आपको वो सारी समझ में आ गई हों। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अब जो आगे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारे रहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जिसको हम पीपीएफ के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जिसको हम पीपीएस के नाम से जानते हैं,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको हम MOC के नाम से जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम MRT के नाम से जानते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद।